पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत सरकार भी सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई की और बैठक में कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक आपूर्ति से जुड़े हालात की समीक्षा की। वहीं मीटिंग में गृह, रक्षा, पेट्रोलियम मंत्रालय समेत कई विभाग शामिल रहे। वैश्विक तेल और गैस संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। बेंगलुरु बंदरगाह पर एलपीजी से भरा मालवाहक जहाज पहुंच गया है। जहाज में 16,714 टन गैस है और यह जहाज अमेरिका से होते हुए नीदरलैंड मार्ग के जरिए भारत पहुंचा। नोएडा में रसोई गैस को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। त्योहार के दिन भी लोग सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगे रहे और आरोप है कि काला बाजार में सिलेंडर 5 से 6 हजार रुपए तक बेचा जा रहा है। कई लोगों ने समय पर बुकिंग के बावजूद सप्लाई न मिलने की शिकायत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा किया। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है और कई वरिष्ठ नेताओं ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह और कुकी समुदाय की मुलाकात ने अमन की उम्मीद जगाई है। इसे शांति की ओर पहला कदम भी बताया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री और कुकी समुदाय के लोगों के बीच करीब 1.25 घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्होंने कहा कि नर्सिंग सेवा और संवेदना का पेशा है और भारतीय नर्सों की मांग पूरी दुनिया में है। सरकार ने चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने का दावा किया। 2027 के चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। ऐसे में विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है और कई विधायक पहली बार मंत्री भी बन सकते हैं। राजस्थान में जन सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार न करने को कहा। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन में रहने की नसीहत दी। जेडीयू का जाना माना चेहरा रहे वरिष्ठ नेता केसी त्यागी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। उनके आने के बाद जहां रालोद को लाभ हो सकता है, वहीं पश्चिम की कई सीटों पर हलचल भी बढ़ेगी। भारत अगले 4 महीनों में घरेलू कार्बन बाजार में औपचारिक ट्रेडिंग शुरू करेगा। यह घोषणा 21 मार्च को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने की और यह कदम देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु संबंधी कार्यों के लिए आर्थिक ढांचा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक प्रभाव और वर्तमान विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ साथ बिहार के उज्जवल भविष्य पर विश्वास जताया। पंजाब में वेयरहाउस निगम के अधिकारी की आत्महत्या मामले में जांच तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और उनके परिजन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मथुरा में एक संत की मौत के बाद तनाव की स्थिति है। ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हाईवे जाम और उपद्रव के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। शराबबंदी वाले बिहार में मधुबनी से हैरान करने वाली तस्वीर आई। गड्ढे में फंसे ट्रक से लोगों ने शराब की बोतलें लूट ली। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बाड़मेर में किसानों और अधिकारियों के बीच झड़प हुई। विंड मिल परियोजना के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं एक किसान ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसे बचा लिया गया। बीते 14 मार्च को भी पक्की सड़क निर्माण को लेकर विवाद हुआ है। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ बरामद किए हैं, लेकिन पुलिस ने सौदेबाजी की और 20 लाख लेकर कार सवार को छोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 23 मार्च को पूरक मतदाता सूची जारी होगी। सरकार ने जिलाधिकारियों को भी नियंत्रण और सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। इस सूची में उन लाखों लोगों के नाम जुड़ने की संभावना है जिनके आवेदन पहले अटके हुए थे। धनबाद दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर सत्ता हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की वापसी तय है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए पर लगी सीमा हटाने का फैसला किया है और अब विमानन कंपनियां यात्रियों की मांग के अनुसार किराया तय कर सकेंगी। सरकार ने कंपनियों को जिम्मेदारी और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं और निर्णय 23 मार्च से प्रभावी होगा। सराफा बाजार में इस सप्ताह सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। एक हफ्ते के भीतर सोने के दाम में 11,000 रुपए की कमी आई है और वहीं चांदी की कीमतों में भी 28,000 रुपए की बड़ी गिरावट हुई है। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि रविवार सुबह कतर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोग की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति अभी भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि लापता व्यक्ति की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच इराक की राजधानी बगदाद पर एक बार फिर हमला हुआ है। अमेरिकी राजनयिक केंद्र को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके बाद परिसर में भीषण आग लग दी गई। हमले के बाद इलाके में लगातार धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान के बड़े हमलों के बाद अमेरिका की सख्त चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मोज जलमार्ग पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा। उन्होंने चेताया कि हमले की शुरुआत सबसे बड़े बिजली संयंत्र से की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ऐसे हमले का असर ईरान की 9 करोड़ आबादी पर पड़ेगा। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर 22 देशों का समूह एकजुट हो गया है। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली समेत कई देशों ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्रिटेन ने अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है और कहा है कि संघर्ष बढ़ने पर कार्रवाई की जाएगी। इजराइल पर ईरान के हमले और तेज हो गए हैं। दक्षिणी इजराइल के शहर रात पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और हमले में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की और आपात नियंत्रण कक्ष से निगरानी की। युद्ध अब संवेदनशील परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के डिमोना शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और करीब 50 लोगों के हताहत होने की आशंका है। डिमोना में इजराइल का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने राहत की खबर दी है। एजेंसी के अनुसार परमाणु केंद्र में विकिरण स्तर सामान्य है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं और स्थिति निगरानी में है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित की गीदर भपकी बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की चीफ तुलसी गबार्ड के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका को खतरा है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि 24 कैरेट सुनहरे सिक्के पर अंकित होगी। यह सिक्का सामान्य मुद्रा से अलग होगा और अमेरिकी कोषाध्यक्ष के अधिकार में रहेगा। अमेरिका के इतिहास में यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति सिक्के पर दिखाई देगा। सोनम वांगचुक आज सुबह लेह पहुंचे, जहां कुशोक बकुला रिनपोचे हवाई अड्डे पर भारी संख्या में लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद भव्य स्वागत समारोह में शामिल किया गया, जहां स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई प्रमुख मंदिरों में विशेष आरती और अनुष्ठान आयोजित किए गए। इंदौर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है। कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित है। सीमावर्ती सड़क संगठन की टीमें बर्फ हटाकर रास्ते बहाल करने में जुटी हैं। पर्यटकों के लिए पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है।